हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सबेटिक क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल आधुनिक आवर्त सारणी वाले चैप्टर से लिया गया है और पहला सवाल में ही पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसका आसान से आंसर लिखिएगा कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले महोदय ने किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वहीं पे 18 वर्ग होते हैं। अब मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा हेनरी मोसले महोदय ने किया था। इसमें कितने आवर्त होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 7 आवर्त होते हैं और वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कुछ ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलाने से बनता है उसे ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वहीं पे दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समजातीय श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। मैट्रिक क्वेश्चन पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है उसे ही हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एथिल अल्कोहल हो गया। एथिल अल्कोहल का भी यदि आप रासायनिक सूत्र देखेंगे तो C2H5 होता है। प्रोपिल अल्कोहल हो गया, जैसे कि C3H7 होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह OH लगा हुआ है। ऐसे श्रेणी को ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है। यानी जब अम्ल को, कोई भी अम्ल को यदि जल में घुलाएंगे तो वे हाइड्रोजन आयनों में टूट जाएगा, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करने लगता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के 200 को लिखिए। यानी सवाल में पूछा गया है कि मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया तो उसमें कौन कौन से कमियां रह गई, उन्हीं कमियों को आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर में बताना होगा। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। और इसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में अधिक परमाणु वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रख दिया गया है, जो कि सही नहीं है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई भी स्थान नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा गलत किया गया है, क्योंकि उनके सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई ना कोई स्थान निर्धारित जरूर करना चाहिए। रोमन नंबर 4 में लिख आइएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान तत्व को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, ये भी सही नहीं है। रोमन नंबर 5 में लिख आइएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में 3 तत्व को एक ही साथ रख दिया गया है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि विकृत गंधिता क्या है। देखिए, वसा एवं तेल से निर्मित पदार्थ जो उपचयन क्रिया द्वारा अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न करती है। यानी जितने भी पदार्थ जो वसा एवं तेल के मिलाने से बनता है, जिसमें उपचयन क्रिया के द्वारा उसमें अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किसी भी पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर BHA या BHI का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। आसान शब्द में ऐसा लिख आइएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है जी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का जो अवशोषण होता है उसे ही हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है। आसान शब्द में इसका भी आंसर लिखिएगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वैसा समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम लोग अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे कि सभी अल्कोहल के अभिक्रियाशील समूह वैसे रहता है जिस पर उसके गुण निर्भर रहते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए देश के कई देशों ने मिलकर जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन शुरू किया है ना जी। पृथ्वी पर बहुत सारे जगहों पे उष्णता बढ़ रही है, उसी उष्णता को कम करने के लिए विश्व के बहुत सारे देशों ने मिलकर जापान में एक क्योटो शहर है, उसी शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है। आसान शब्द में इसका ऐसा लिखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जी जिसका जलीय विलयन जो होता है ना जी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्या करता है कि ये स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। इसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल जैसे कि हो गया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HNO3 हो गया जिसे हम लोग मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में आइए जान लेते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या है। देखिए क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। जैसे कि NaCl हो गया जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KOH हो गया जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH हो गया जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो MgOH हो गया जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि लवण क्या है। आसान शब्द में ऐसा लिखिएगा कि लवण वैसे रासायनिक यौगिक हैं जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन के विस्थापित करने से बनता है। जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, उसके बाद में CSO4 हो गया, तो ये सभी के सभी लवण होते हैं जी। अब अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए किसी भी धातु का अन्य धातु या यौगिक से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तन हो जाना संक्षारण कहलाता है। दोस्तों क्या होता है कि संक्षारण में क्या होता है कि कोई भी धातु हवा की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे हम लोग बोलते हैं कि संक्षारण हो गया है। जैसे कि लोहे में जंग लगना हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड का परत बनना हो जाएगा, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, ये सभी के सभी संक्षारण का ही उदाहरण है। उसके बाद में अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि धातु को संक्षारण होने से बचाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला होगा कि धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए, धातु की सतह पर पेंट कर देना चाहिए या उसकी सतह पर जस्ता सोना चांदी की परत चढ़ाकर किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखे आइएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कितना आसान है, धातु के ऑक्साइड जब क्षारीय होंगे तो जाहिर सी बात है धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट होता है जबकि अधातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट नहीं होते हैं। देखिए धातु Cl2 जिसे हम लोग क्लोरीन गैस कहते हैं, तो धातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाता है
जबकि अधातु Cl2 से अभिक्रिया करके वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बना देता है। अब देखिए अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैक से लिया गया है। कहता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि साबुन में कार्बोक्सी अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि अपमार्जक में बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम लवण होते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं होता है, जबकि अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है, जबकि साबुन में आर्द्रता गुण कम पाया जाता है। आप सभी को बता दें कि साबुन वनस्पति तेल से बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। अब अगला सवाल क्या करता है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा जाता है। देखिए उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडेलीव के आवर्त सारणी बनने के बाद हुई थी। दूसरी ओर ये क्रियाशील भी नहीं होती हैं। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में रखा जाता है। अगला सवाल कहता है प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्लेटिनियम सोना और चांदी कम क्रियाशील धातु होता है। दूसरी ओर इसमें जंग भी नहीं लगता है और इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का 1 से लेकर 15 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन का सोल्यूशन बताए हैं, जो क्या कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।